नमस्कार, आदाब। पल पल न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ कांग्रेस नेता आसिम खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी कांग्रेस का जो सफर उन्होंने तय किया, राजनीति का सफर कैसे किया, अभी कांग्रेस पार्टी में वो मौजूद हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं। कि जो स्टार्टिंग आपकी थी, क्योंकि एक शुरुआत हुई, वो शुरुआत जानना चाहेंगे। क्या शुरुआत आपकी हुई, कितने साल हो गए अभी राजनीति में आपको? देखिए, सियासी समझ जो थोड़ा सा शऊर बेदार हुआ, हम तकरीबन ये 87-88 की बात है, हम हाई स्कूल में थे, तो एक ये जज्बा पैदा हुआ कि कैसे लोगों के काम आया जाए। लोगों को सुनते थे, जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी तकरीरें भी सुनते थे, अखबारात में उनको पढ़ते भी थे, तो सुनकर, देखकर, पढ़कर ये जी चाहा कि हम भी कुछ काम करें लोगों के। तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा फील्ड नहीं था, हम चूँकि खुद भी छोटे थे, बच्चे थे, तो हम ये करते थे कि जो बच्चा 6 क्लास में अगर है और वो पास करके 7th में चला गया, तो हम उससे उसकी पुरानी किताबें कलेक्ट कर लिया करते थे और ये तलाश करते थे कि कौन सा बच्चा 5वीं क्लास से 6ठे में आया है, तो हम उस गरीब बच्चे को वो पुरानी किताबें दे दिया करते थे, इकट्ठी कर लेते। जानना चाहेंगे, जब आप राजनीति में आए तो कौन सी पार्टी से आपने शुरुआत करी, क्या कोई किस तरह से की, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, जब हम छात्र राजनीति में सक्रिय हुए, सियासी लोगों की निगाह हम पर पड़ी, तो उसमें हमारे एक अजीज थे तौसीफ सुल्तान खां साहब, जो सापा में उस ज़माने में यू जनसभा के अध्यक्ष थे शहर के, और काबिल तरीन इंसान थे। उन्होंने हमारा हाथ दिया आज़म खां के हाथ में, और वो आज़म खां उस ज़माने में हमारे यहाँ कॉलेज के गेट पे धरना था, उसमें वो शरीक भी हुए थे। आप शायद उन्हीं की बात कर रहे हैं जो सांसद भी मौजूद हैं, आज़म खान। जी 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 जी। तो आज़म खां साहब उस ज़माने में हमारे धरने पे आए, वहाँ से फिर सियासी सफ़र शुरू हुआ। वो शायद 91 और 92 का दौर था। वहाँ से जो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स की, तो फिर मैं छात्र सभा का जनरल सेक्रेटरी बना ज़िले में। उसके बाद फिर मैं छात्र का ज़िला अध्यक्ष बना, फिर मैं युवा का अध्यक्ष बना। कितने टाइम आपने उनके साथ राजनीति की, और फिर उसके बाद क्या रहा, किस पार्टी? 16-17 साल में संघर्ष करता रहा, मेहनत की मैंने, यूथ का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं नज़रियाती इख्तलाफ हुआ और मुझे आज़म खां को छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए बहुजन समाज पार्टी में रहा, और वहाँ भी मैं छात्र का, युवा का, मुस्लिम भाईचारे का मुझे अध्यक्ष बनाया था उस ज़माने के जो मंत्री थे सुरेंद्र सागर जी। कुछ दिन रहा मैं वहाँ, दिल नहीं लगा, तो फिर आरएलडी में मैं चला गया, राष्ट्रीय लोक दल में। अब आप कांग्रेस में आए तो क्या वजह हुई जो आपको कांग्रेस में आना पड़ा? देखिए, आरएलडी और सापा का गठबंधन हो गया था, और यहाँ चूँकि मैं सापा में था नहीं, और आज़म खां साहब से मिजाज मिलता नहीं, अब दूरी थी मेरी, इसलिए मैं कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो 1 बरस हो गया तकरीबन। तो आपने कांग्रेस ही क्यों करी? पार्टियां और भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार में भी है, तो आपने यही फैसला क्यों किया कि मैं कांग्रेस में जाऊं? देखिए, कांग्रेस सेकुलर जमात है, सेकुलर पार्टी है, सबकी बात करती है, और हकीकत में सबकी बात करती है और सबको साथ लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। देखिए, वो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं टीवी पर और अखबार में और सोशल मीडिया पर। प्रैक्टिकली वो सबके साथ नहीं है और सबका विकास भी नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी खामी है भारतीय जनता पार्टी की, कि वो एक बड़ी कम्युनिटी को सताकर हिंदुस्तान में राजनीति करना चाहते हैं। बिलखुसूस मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर और बेशतर ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करते हैं। नहीं, सरकार ने हमेशा मुस्लिम समुदाय के बारे में सोचा, चाहे वो 3 तलाक का हो या और भी बात हो, ज़्यादातर मुस्लिम समाज को भी लेकर वो कहीं ना कहीं लेकर चल रहे हैं। कहाँ लेकर चल रहे हैं? अभी मुसलमानों के आरक्षण की बात उठी थी, तो क्या किया?
भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। क्या मुसलमानों का ये हक नहीं है कि वो इस मुल्क के अंदर बेहतर तालीम हासिल करें और अच्छी नौकरियां हासिल करें, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं? ये उनका हक नहीं है? क्या इस मुल्क में मुसलमानों की कुर्बानियाँ नहीं है? क्या मेहनत नहीं है? ये हिंदुस्तान जो आज दिख रहा है, इसमें मुसलमानों का पसीना नहीं लगा है? अब हम जनपद अगर रामपुर की बात करते हैं तो लगातार लोगों ने कहा कि जो मौजूदा सांसद हैं आजम खान साहब, उन्होंने हमेशा विकास कराया, अपनी सरकार में खूब विकास हुआ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सत्ता की हनक के साथ विकास हुआ है। लोगों का विश्वास और भरोसा जीत कर विकास नहीं हुआ है, बल्कि लोगों को डरा कर धमका कर विकास हुआ है। आप किसी गली से गुजरते हैं, पता चला किसी का चबूतरा, किसी की डेली आगे बढ़ी हुई है, उसमें स्लैब डाल रखा है, आप गुजर गए, थोड़ी देर बाद जैसे भी आ जाती है उसे तोड़ देती है, उसके बाद आप नया स्लैब बना देते हैं, नाली पर एक छोटा सा स्लैब डाल देते। विकास तो हुआ, लेकिन किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी का घर तोड़कर विकास हुआ। कभी तो विश्वास नहीं जीत सके आज तक विकास पुरुष। चुनाव जरूर जीतते हैं, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत सके। उन्होंने तारीखी इमारतें गिराना शुरू की, दरवाजे गिराना शुरू किए, तो कोई था नहीं शहर में जो आवाज़ बुलंद करता है। आसिमी खान थे जो लड़ते रहे हुकूमत से, तो हमारी आवाज़ दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जब कामयाब नहीं हुए तो फर्जी मुकदमों का सहारा लिया और हमको जेल भेजा। यहाँ के लोगों का कहना है कि आजम साहब विकास करा रहे थे और कुछ लोग विकास के आगे आ रहे थे। देखिए, विकास का कोई विरोधी नहीं होता। तरक्याती कामों के, चाहे वो खामोशी से हों, पसे पुष्ट हों, सब हम ही होते हैं। कोई मुखालिफत नहीं करता, अच्छे कामों की कोई मुखालिफत नहीं करता। हमने आजम खां के गलत कामों की, गलत तरीक़ों की मुखालिफत की है, ना कि आजम खां की ज़ात की या किसी अच्छे काम की। हमने किसी अच्छे काम की उनकी मुखालिफत नहीं की है, लेकिन ख़राब कामों की हमने मुखालिफत की है, और चाहे वो आजम खां हो या कोई और हो। खराब जो भी करेगा, गलत जो भी करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, और वही हमने किया था, जिसकी एवज हमको कई बार जेल जाना पड़ा। पूरे राजनीतिक सफ़र में वैसे तो बहैसियत पॉलिटिकल प्रिजनर मैं बहुत बार जेल गया, लेकिन अपराधी बनाकर और हवालातों में पिटवा कर जेल भिजवाने का काम आजम खान ने किया। आपका कहने का मकसद ये है कि मैंने जनता के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उसकी आवाज़ उठाई थी? जी बिल्कुल, मेरा तो पूरी जिंदगी आईने की तरह है। जहाँ जहाँ कमज़ोर लोग सताए गए हैं, मैं लड़ा हूँ उनके लिए, मैंने उनकी मदद की है, उनके काम आया हूँ। और ये जो भी अजियतें मैंने बर्दाश्त की हैं, या जेल की सोबतें बर्दाश्त की हैं, जो नुकसानात बर्दाश्त किए हैं, अगर मुझे पकड़ा इस तरह से जेल भेजने का क्या मकसद रहा, क्या वजह है? देखिए, अब हुकूमत को लगता था कि मुकदमे कायम करा के, हवालात में पिटवा के, जेल भिजवा के शायद ये आदमी खामोश हो जाए, शायद ये आदमी हमारे कामों में जो हम उल्टे सीधे कर रहे हैं आड़े ना आए, आवाज़ उठाना बंद कर दे। तो आवाज़ उठाना तो हमने बंद नहीं किया, लड़ाई हमारी जारी रही। हुकूमत चली गई, मगर हमारे हौसलों को डिगा ना सकी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ताकत परवरदिगार देता है, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका अंजाम भी गलत होगा। और आज आप देख रहे हैं, जो कल तक लोगों को एक इशारे में जेल भिजवा दिया करते थे, वो आज खुद जेल की सलाखों के पीछे हैं, और एक नज़ीर कायम की है उन्होंने। अब तक हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा लीडर ख़ानदान के साथ जेल नहीं गया। आजम खान साहब ने ये नज़ीर बनाने का काम किया है कि पूरे ख़ानदान के साथ जेल गए। तो ये अल्लाह का इंसाफ है। अच्छा, आखिर में हमारे जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखा है इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस 2 महीने 2.5 महीने में, जो देश के अंदर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों ने, NGOs ने और सामाजिक संगठनों ने और बड़े उद्योगपतियों ने जिस तरीके से एकजुट होकर गरीबों को राशन पहुंचाने का काम किया है, अगर ये लोग उठकर आगे नहीं आते, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं,
बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अगर ये सामाजिक संगठन और ये उद्योगपति, ये बड़े पैसे वाले लोग अगर हिंदुस्तान की गरीब जनता को राशन नहीं पहुंचाते तो कोरोना से जितने अब तक मरे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हिंदुस्तान के गरीब भूख से मर जाते। मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। ठीक है, हमसे बात करने शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस नेता आसिम खान साहब मौजूद है। शुक्रिया। जिशान खान, रामपुर से।